हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 7 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग लेंथ को, टाइम को और मास को मेजर करते हैं और कौन कौन से डिफरेंट यूनिट्स वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करी थी। ठीक है ना। तो आज हम लोग लेंथ के बारे में, जो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे कि लेंथ को मेजर करने के हमारे पास काफ़ी सारे डायरेक्ट मेथड भी होते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने मीटर स्केल देखा था, वर्नियर कैलिपर्स देखा था, स्क्रू गेज देखा था, उन सब की लीस्ट काउंट के बारे में भी देखा था। और इनडायरेक्ट मेथड की जब बात करनी शुरू करी थी हम लोगों ने, तो वहाँ पे सोनार आया था, हमारे पास रडार आया था, लेज़र के बारे में देखा था। तो ये सारे बेसिक से मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब एक इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, कैलकुलेटिव है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बट मेथड ओवरऑल बड़ा आसान सा है। तो सबसे पहले बात आती है कि पैरेलैक्स मेथड में जो ये वर्ड यूज़ हुआ है पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब तक आपको पैरेलैक्स का मतलब समझ में नहीं आएगा, मेथड भी समझ में नहीं आएगा। तो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, वैसे ये जो मेथड है ना, पैरेलैक्स मेथड, ये जो लार्ज डिस्टेंस पर चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारी अर्थ से किसी प्लेनेट की डिस्टेंस हो गई, या अर्थ से जैसे हमारे पास हमारा एक सैटेलाइट है मून, मून की डिस्टेंस हो गई, अर्थ से किसी स्टार की डिस्टेंस हो गई। तो इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड को यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये। अब बात आती है कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। देखो, उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं आपको वो समझाता हूँ। भी आप लोग क्या करना, सबके पास एक पेंसिल या पेन तो हो गई होगा, तो आप अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जैसे भी चाहो एक पेंसिल या पेन को सीधे पकड़ लेना, बिल्कुल ठीक है ना। और आपको क्या करना है, आप घर में एक वॉल होगी, मतलब उस पर क्लॉक लगी हुई है, तो क्लॉक के ज़रिए, क्लॉक के सामने आप उस पेंसिल को, यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे नीचे 6 लिखा हुआ होता है, तो इसके अलॉन्ग रख लेना। ठीक है, दूर से चेयर पे बैठे बैठे हो आप, सामने आपके पास क्लॉक लगी हुई है, तो आप क्लॉक के सीध में इस तरह से पेंसिल को रख लेना। ठीक है, और फिर क्या करना है आप लोगों को, आपने पेंसिल ऐसे रख ली, मतलब क्लॉक के ऊपर नहीं रखनी, कि बैकग्राउंड में क्लॉक का 12 और 6 वाला पॉइंट होना चाहिए। होप कि आपको समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, 12 और 6 वाला पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से आप वर्टिकली उस पेंसिल को रख लोगे। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आप एक बार अपनी लेफ्ट आई को बंद कीजिएगा और फिर इस पेंसिल को देखिएगा। आपने जैसे भी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी हुई है ना सामने की तरफ, आपको अब वो लोकेशन चेंज नहीं करनी है, उसको हिलाना नहीं है। अब आपको एक बार अपनी राइट आई बंद करनी है, लेफ्ट से देखना है। नेक्स्ट टाइम में आपको अपनी लेफ्ट आई बंद करनी है और राइट से देखना है। तो आप पाओगे कि एक बार तो पेंसिल आपको यहीं पे दिखाई देगी जहाँ नज़र आ रही है, नेक्स्ट टाइम में पेंसिल या तो आपको इधर शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी या फिर वो इधर शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी। यानी कि आपने अपने हाथ की लोकेशन को नहीं चेंज करा, पेंसिल आपकी हाथ में उसी जगह पर आपने रखी हुई है, आपने अपने हाथ को मूव नहीं करा है, बट आपने एक बार राइट आई से देखा, एक बार लेफ्ट आई से देखा। यानी एक ऑब्जेक्ट को, यानी पेंसिल को, दो डिफरेंट लोकेशन से जब देखा गया तो उसकी पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इस तरह का जो शिफ्ट हुआ, इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं, इसी शिफ्ट को पैरेलैक्स बोलते हैं। बात समझ में आती है ना। मतलब जब एक ही ऑब्जेक्ट को, मतलब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको और इजी वे में देख लो, अगर मैं इसको एक लोकेशन मेरे पास ये है यहाँ से देखूँ, ठीक है, और दूसरी लोकेशन मेरे पास ये है यहाँ से देखूँ, तो उस सिचुएशन में मेरी आई पे कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल हमारे पास जो बनता है इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। तो जो इस तरह की शिफ्टिंग होती है कि एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से जब देखा जाता है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे वॉल पे आपकी जो पेंसिल है आपने जैसे पकड़ी हुई होगी वहीं नज़र आएगी एक आंख से जब देखोगे। फिर उस वाली आंख को बंद करके दूसरी वाली आंख से देखना, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि हाँ ये पेंसिल या तो इस साइड पे शिफ्ट हो गई है या ये पेंसिल इस साइड पे शिफ्ट हो गई है। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से देखा जाता है तो उस सिचुएशन में उसकी पोजीशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी सी शिफ्ट हुई भी पाई जाती है। इस तरह की शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। पैरेलैक्स का मतलब समझ में आता है। अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक्स सुनो ज़रा। सपोज़ आप लोग कार से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, आपके कार या बस के नेक्स्ट में जो ट्रीज़ होते हैं रोड पे, तो वो ट्रीज़ बड़ी तेज़ी से आंखों के सामने से निकल जाते हैं। मतलब एकदम किसी ट्री को देखा, एकदम वो पीछे चला गया, क्योंकि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो। यानी इसका मतलब उन पास वाले ट्रीज़ ने आपकी आंखों पे जो एंगल बनाया है वो एंगल बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है। फिर थोड़ा सा कोई दूर आपके पास कोई चीज़ है, कोई बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, आप उस बिल्डिंग को देख रहे हो, तो उस बिल्डिंग का एंगल थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है। यानी वो बिल्डिंग कुछ देर तक हमें दिखाई देती रहती है। ट्रीज़ तो एकदम से हमारे आंखों के सामने से निकल जाते हैं ना, बिल्कुल। यानी ट्रीज़ का एंगल, क्योंकि पास ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। थोड़ा सा पीछे की तरफ कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का एंगल थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है, तो वो बिल्डिंग थोड़ी ज़्यादा देर तक दिखाई देती रहती है। अब मान लो कि आप बस में बैठे किसी दूर माउंटेन को देख रहे हो, कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है बहुत दूर, तो वो माउंटेन आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दिखाई देता रहता है। वो ऐसा नहीं होता ट्री की तरह एकदम से नज़रों के सामने से गायब
गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से उसने हमारी आइज़ पर जो एंगल बनाया है वो एंगल बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो इसी चीज़ को मैं आपको एक पिक्चर से दिखा देता हूँ, उस चीज़ को देखना। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये बिल्डिंग्स चलती हुई नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे देखो जो सबसे पास वाली बिल्डिंग्स है जो ये डार्क ब्लू कलर में है, ये तो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही हैं, यानी आपकी आइज़ पे इनकी वजह से जो एंगल बन रहा है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसके बाद इनसे जो पीछे वाली बिल्डिंग है उन पर नज़र डालो जो ये चलती जा रही है नेक्स्ट में। ये बिल्डिंग थोड़ा आपको स्लो चलती हुई नज़र आ रही है इनकी कंपैरिजन में। इसका मतलब इन बिल्डिंग का आपकी आइज़ पर जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा स्लो चेंज हो रहा है। और सबसे पीछे वाली बिल्डिंग्स देखो जो और दूर हैं आपकी आंखों से, ये बिल्डिंग थोड़ा और आपको धीरे धीरे चलती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब इन बिल्डिंग्स ने आपकी आइज़ पे जो एंगल बनाया है वो और धीरे चेंज हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल ये होता है कि अगर ऐसे ही मैं बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट ले लूँ, बहुत दूर कोई एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले लूँ, तो मैं ये मान सकता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है या डायरेक्शन है वो मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, है ना। यानी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद चेंज होगी। कि माउंटेन को देख रहे थे बस में बैठे हुए, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से मुझे वो माउंटेन अभी भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है। जबकि कोई ट्री अगर हमारे बस के बराबर में है तो उस सिचुएशन में वो तो कुछ पल झपकते ही आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। जबकि माउंटेन के साथ ऐसा नहीं होता, यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उसका आपकी आंख पे बनने वाला एंगल उतना धीरे धीरे चेंज होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लो कि हमारे पास ये सन के चारों तरफ हमारी अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिट कर रही है। अर्थ की एक लोकेशन मैंने यहाँ पे दिखाई है पॉइंट 1 पे, अर्थ की दूसरी लोकेशन मैंने कहाँ पे दिखाई है, पॉइंट 2 पे दिखाई है। अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया, एक डिस्टेंट स्टार ले लिया। डिस्टेंट स्टार का मतलब बहुत दूर प्रेजेंट कोई स्टार्स हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो स्टार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए से जो स्टार दिखाई देगा वही वाला स्टार मुझे कहाँ से दिखाई देगा, पॉइंट बी से। तो जो नाम है ना, नाम पे मत जाना कि दोनों अलग अलग स्टार नहीं है, ए और बी एक ही स्टार है, दो डिफरेंट जगह पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब पॉइंट ए से मुझे जो स्टार दिखाई देता है, पॉइंट 2 से भी मुझे वही वाला स्टार दिखाई देता है। तो इस वजह से हम लोग इस दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी लोकेशन को क्या मान लेंगे, फिक्स मान लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ही मैं अप्लाई करूंगा पैरेलैक्स को लगाने में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया लोगों को। सबसे पहले पैरेलैक्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जब किसी हम पेंसिल को या पेन को हम लोगों ने अपने राइट हैंड में ऐसे सीधा करके पकड़ा हुआ था और उसके पीछे बैकग्राउंड में हम लोगों ने क्या रेफरेंस मान लिया, एक घड़ी को रेफरेंस मान लिया। 12 और 6 पे इस तरह से सीधी हम लोगों ने पेंसिल रख ली। तो आपने एक आंख बंद करके देखा, फिर दूसरी आंख बंद करके देखा, तो एक बारे में जब देखोगे इस तरह से तो आपको थोड़ा शिफ्टिंग नजर आएगी इनकी पोजीशन में। इस चीज़ को हमने क्या बोला, पैरेलैक्स बोला। दूसरी बात क्या समझ में आई कि हमारी आइज़ के पास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि उनका हमारी आइज़ पे बनने वाला एंगल फास्टली चेंज होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमसे दूर होती जाती है और बहुत दूर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को काफ़ी देर तक दिखाई देता रहता है। तो उसका मतलब हमारी आइज़ पर जो ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया है वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही है भाई, स्टार्स तो बहुत दूर हो गए ना, तो जो हमारे पास डिस्टेंट स्टार हैं, बहुत दूर स्टार हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टार इस पॉइंट ए से भी दिखाई देगा और यही स्टार इस पॉइंट बी से भी दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट 2 से भी दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को मैं आगे यूज़ करूंगा। ये सारा बेसिक था जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया था सो दैट आप लोगों को पैरेलैक्स का बेसिक समझ में आ सके। अब यही कहानी आगे लिखी हुई है। अब आ जाते हैं थ्योरी वाले डेटा पे। तो पैरेलैक्स इज द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जो चेंज होता है, कब, व्हेन वी शिफ्ट अवर आइज साइड वाइज। देखो हम लोगों ने एक बार एक आंख बंद करके देखा था, एक बार दूसरी आंख बंद करके देखा था, तो हम लोगों ने क्या पाया कि हमारी जो पेंसिल है उसकी पोजीशन हमारी घड़ी जो दीवार पे लगी हुई है उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। भाई पहले आपने पेंसिल को किसकी सीध में रखा हुआ था, 12 और 6 की सीध में रखा हुआ था। आप एक आंख से देख रहे थे, फिर आप दूसरी आंख से देख रहे थे, तो जब आप आइज शिफ्ट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपने देखा कि जो पेंसिल की लोकेशन है वो जो घड़ी लगी हुई है दीवार पे उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। इसी चीज को क्या बोला है मैंने, पैरेलैक्स बोला। ठीक है, इफ वी सी क्लोजर ऑब्जेक्ट विद अवर राइट आई, अगर हम अपनी राइट आई से देखें किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को, जब राइट आई से देखेंगे तो हमारी लेफ्ट आई क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। देन इट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी राइट आई से जब ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे, उस पेंसिल को देख रहे होंगे तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नजर आएगी, और जब आप लोग लेफ्ट आई से देख रहे होंगे तो वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हुई नजर आएगी, राइट की तरफ नजर आएगी। दोनों में कंडीशन क्या है कि जब एक आई से देख रहे हो तो दूसरे वाली आई क्या रहनी चाहिए, क्लोज रहनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटली करके देखना, एनसीईआरटी में चीज़ लिखी हुई है, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, हम पेंसिल को जब अपनी आंखों के सामने रखते हैं, पीछे कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो उस सिचुएशन में उसकी पोजीशन चेंज, शिफ्ट होती दिखाई देती है। हाथ को नहीं हिलाना, ध्यान रखना, अपना आपका हैंड, आपकी पेंसिल एक ही जगह पे फिक्स होनी चाहिए अपने हाथ में, अपने जो पकड़ रखा है। ठीक है, और हाथ को पूरा खोल लेना है ना, बिल्कुल मोड़ के मत रखना, हाथ को खोल लेना और तब पेंसिल को पकड़ के रखना। खैर,
द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। जिन दो पॉइंट से, मान लो ये दो मेरे पास पॉइंट है लेफ्ट और राइट, एल और आर, जिन दो पॉइंट से मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा था, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो ये गैप है, इसको मैंने स्मॉल बी से डिनोट किया, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेसिस। ये आई वाले एक्सपेरिमेंट में बेसिस क्या हो जाएगा, आपकी दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस। भाई पहले आपने एक आंख से देखा, फिर आपने दूसरी आंख से देखा, तो हमारी आई वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने करा, वहाँ पे बेसिस क्या हो गया, हमारी दोनों आइज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिस की तरह काम करेगा। और उस पेंसिल ने मेरी आंख पे जितना एंगल बनाया वो कैसे काम करेगा, थीटा की तरह, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो गई, मतलब अब लॉन्ग हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस पे कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो हम लोग इस चीज़ को भी एस मान सकते हैं, इस चीज़ को भी क्या मान सकते हैं, एस। ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हो जाती है, तो ऐसे एक तरह की डिस्टेंस की तरह काम करेगी। ठीक, मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जो एंगल बनता है थीटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरालेक्स एंगल बोलते हैं या पैरालेक्टिक एंगल बोलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारा थ्योरी वाला डेटा था, इस यहाँ से आप नोट करोगे कि पैरालेक्स मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझाना होता है कि पैरालेक्स क्या है, उसके बाद हम लोगों ने बेसिस वाले पॉइंट को समझाया। ठीक, अब इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या लगाओगे, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। भाई ये एंगल है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी। बस ये लगाना है लोगों को। देखो अब इससे पहले मैंने प्रॉपर एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये तो सारा बेसिक था, पीछे डायग्राम में तो पैरालेक्स का क्या होता है। अब पैरालेक्स मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। देखो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ पे दो पॉइंट माने हैं ए और बी, जिनके बीच में कितना गैप है, बी गैप है, यानी वो दो पॉइंट है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, देखेंगे। ठीक, कितना गैप है दोनों के बीच में, बी गैप है, तो बी क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे इस ए और बी पॉइंट पे खड़े होके एक पी पॉइंट पे कोई स्टार है, नियर बाय स्टार है, ये पी पॉइंट पे कैसा स्टार है, ये कोई नियर बाय प्लैनेट मान लो, ये नियर बाय आप स्टार मान लो, ठीक है, नियर बाय स्टार, पास में स्टार है। और यहाँ पे एस डैश पे क्या है, एस डैश पे हमारे पास एक डिस्टेंट स्टार प्रेजेंट है, बहुत दूर वाला स्टार प्रेजेंट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे खड़े होके पहले सबसे पहले किसको देखेंगे, इस डिस्टेंट स्टार को देखेंगे अपने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की हेल्प से। तो पॉइंट ए पे खड़े होके जब हम लोगों ने इस स्टार को देखा अपने टेलीस्कोप की हेल्प से, तो हमें ये वाला स्टार, दूर वाला स्टार नजर आया। ये रेफरेंस की तरह काम करेगा ना। मैं ये बात समझा दी थी कि पॉइंट ए से देखूंगा तो भी ये स्टार नजर आएगा, बहुत दूर जो प्रेजेंट है। पॉइंट बी से देखूंगा तो भी यही स्टार नजर आएगा। मैंने ये बात लिखी हुई है एस डैश के लिए कि एस डैश क्या है, एस डैश इज अ डिस्टेंट स्टार हुज पोजीशन एंड डायरेक्शन कैन बी टेकन अप्रॉक्स सेम फ्रॉम ए टू बी। तो ए पे से देख लो या बी पे से देख लो, मतलब कि आप गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे तो आपने 5 मिनट पहले उस माउंटेन को देखा था तब भी आपको दिखाई दिया, 5 मिनट बाद आपने उस माउंटेन को देखा तब भी वो दिखाई दिया। मतलब 5 मिनट पहले आप यहाँ पे थे, 5 मिनट बाद आपकी गाड़ी चल के यहाँ पे चली गई, तो माउंटेन तो अभी भी दिखाई दे रहा है ना। तो वो माउंटेन कैसा काम कर रहा था हमारे लिए, रेफरेंस पॉइंट का। तो यहाँ पे एक दूर स्टार हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट की तरह मान लिया। ठीक है, तो पॉइंट ए से हमने अपनी टेलीस्कोप रखी और इस डिस्टेंट स्टार को देखा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब उस टेलीस्कोप को धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट करा, कहाँ की तरफ, इस नियर बाय स्टार की तरफ, क्योंकि मेरा टारगेट तो यही था ना, मुझे इस नियर बाय स्टार की डिस्टेंस पता करनी थी कि ये एस डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने क्या करा, अपने टेलीस्कोप को पहले ए पे रखा हुआ तो मैं एस डैश को देख रहा था, धीरे धीरे मैंने घुमाना स्टार्ट करा, तब तक घुमाया जब तक कि मुझे पॉइंट ए से क्या नज़र नहीं आ गया, मुझे ये स्टार, पास वाला स्टार पी नज़र नहीं आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एस डैश को देख रहा था, तो उसका मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं किसको देख रहा हूँ, फिर मैं पी को देख रहा हूँ, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। कितना टेलीस्कोप मैंने रोटेट करी, कितना मैंने टेलीस्कोप घुमा दी, वो एंगल φ1 मुझे पता होगा ना। भाई पहले टेलीस्कोप से आप एस डैश पे नज़र डाल रहे थे, फिर इस टेलीस्कोप से आपने घुमा घुमा के कहाँ पे नज़र डाली, पी डैश पे, मतलब पी पे नज़र डाली। तो आपने क्या देखा, कितना शिफ्टिंग हुई आपके टेलीस्कोप में, φ1 की शिफ्टिंग हुई। ठीक है, इसी तरह से फिर पॉइंट बी से हमने देखा उसी डिस्टेंट स्टार को, वो डिस्टेंट स्टार बहुत दूर है तो दिखाई देगा आपको पॉइंट बी से भी। ठीक है, हम लोगों को दिखाई दिया। फिर हमने पॉइंट बी से अपने टेलीस्कोप को घुमाना स्टार्ट करा, तब तक जब तक कि हम लोगों को वहाँ से अपना नियर बाय स्टार दिखाई नहीं दे गया। तो इसका मतलब पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास हमारी टेलीस्कोप इस डायरेक्शन में, इस ओरिएंटेशन में थी, फिर हमने टेलीस्कोप को घुमाना शुरू करा तो वही इस ओरिएंटेशन में आ गई। कितना घुमाया होगा टेलीस्कोप को वो हम लोगों को पता होगा, तो हमने φ2 एंगल उसको मान लिया। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये हमारे पास कैसी है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ से ये φ1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और ये वाला φ2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये φ1 प्लस φ2 मिला के टोटल क्या कहलाएगा, ये मेरा पैरालेक्टिक एंगल या पैरालेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये φ1 प्लस φ2 टोटल एंगल है जो मैंने दो डिफरेंट लोकेशन से जब देखा था तब बना है ओवरऑल मिला के। तो ये सारा बेसिक लिखा हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इसके कैलकुलेशन में कितना आसान सा हो जाएगा कि टोटल एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क
कैसे ट्रीट करूंगा, बी को ट्रीट करूंगा। तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी, ये जो एस लिखी हुई है ये रेडियस हो जाएगी। तो यही लगाया मैंने, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो इतना हो गया टोटल, रेडियन में चलेगा ये, लेंथ ऑफ आर्क बी और रेडियस एस, तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना बेसिस यानी उन दो पॉइंट्स के बीच का गैप जहाँ से उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे, प्लैनेट को देख रहे थे, स्टार को देख रहे थे, वो रखा जाएगा। और नीचे क्या रखा जाएगा, वो कितना एंगल हमारे ऊपर सबटेंड कर रहे थे, वो टोटल एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है पूरा का पूरा। ये तो बेसिक हो गया सारा पैरालेक्स का कि क्या है ये सारी कहानी। बुक्स में बहुत बेकार तरीके से दे रखा है, बुक से मत पढ़ना, ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है सब कुछ। इसके बाद ये मेन डायग्राम है, अगर पैरालेक्स मेथड आता है तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर वे में बना के आना है। यहाँ पे सारा बेसिक लिखा हुआ है कि इस डायग्राम को कैसे डिस्क्राइब किया है। और फाइनली हम लोगों ने 2-3 लाइन में पैरालेक्स मेथड को अप्लाई करके सिंपल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये पैरालेक्स मेथड पूरा हुआ, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंट प्लैनेट या डिस्टेंट स्टार की आप क्या निकाल सकते हो, कितनी डिस्टेंस पर वो प्रेजेंट है, वो हमारे से कितनी दूर है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, देखो इसके न्यूमेरिकल में ना आते हैं एग्जाम में, ये इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको, और कैलकुलेशन के लिए कुछ फंडे आपको बेसिक से पहले पता होंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे आप लोगों को समझाया था, आपको याद होगा कि 1 सेकंड का अगर एंगल बनता है तो उसमें कितने रेडियन होते हैं, 4.85 × 10⁻⁻⁶ रेडियन होते हैं। तो अगर ये बेसिक बातें याद होंगी तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी। खैर, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। सन का एंगुलर डायमीटर इतना मिला, यानी इतना एंगल सन ने सबटेंड करा हमारी अर्थ पे। तो हमारा जो ये सन है, मैंने यहाँ सन बनाया हुआ है, तो सन के डायमीटर नहीं, ये डायमीटर डी है, इसने कितना एंगल सबटेंड करा, ये थीटा एंगल सबटेंड करा। इस थीटा की कितनी वैल्यू है, इस थीटा की वैल्यू है 1920 सेकेंड। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 × 10⁻11। सन की अर्थ से डिस्टेंस यानी कि कैसे, ये वाली एक्स मानोगे ना, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस होती है ना, मेरी बात ध्यान रखना, तो ये भी x की तरह काम करेगा, ये बीच वाली डिस्टेंस भी x की तरह काम करेगी, सारी डिस्टेंस x की तरह काम करेंगी। क्योंकि देखो बहुत स्मॉल जब एंगल बनता है ना, बहुत बारीक एंगल बनता है जब, तो उस सिचुएशन में ये जो सारी की सारी लेंथ मैंने तीनों लाइनें बनाई हैं, ये ऑलमोस्ट कैसी मानी जा सकती हैं, सेम लेंथ की। तो यहाँ ये मत सोचना कि सही है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है। भैया छोटी डिस्टेंस नहीं है, आप करोड़ ऑफ किलोमीटर में बात कर रहे हो, तो करोड़ ऑफ किलोमीटर में जब बात करोगे तो ये तीनों डिस्टेंस कैसी होंगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरी एक्स हो गई जो मुझे दे रखी है इतनी मीटर में, तो ये ठीक है। पूछा मुझसे क्या है, डायमीटर पूछा है, सन का डायमीटर कितना है, तो मैंने प्रॉपर एक डायग्राम अरेंज किया हुआ है यहाँ पे आपके लिए। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, यहाँ पे मुझे इस एंगल को ठीक करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1920 सेकंड को मैंने क्या करा, इस वैल्यू से जो ऊपर दिखाई है ना आप लोगों को, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेडियन में कन्वर्ट होकर एंगल मेरा इतना आ गया। अब सिंपल कॉन्सेप्ट पैरेलैक्स मेथड में क्या सिंपल एक फॉर्मूला लगता है कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। भाई एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क की तरह कौन काम करेगा, डी काम करेगा, अपॉन में रेडियस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स। यही फॉर्मूला काम करेगा हर जगह, थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स। तो डी कितना आ गया, थीटा इंटू एक्स। अब थीटा कितना है भाई, थीटा आपके पास 9.31 × 10⁻³ रेडियन है। एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस है, कितनी है 1.496 × 10⁻11। और ये डिस्टेंस आपको याद हो अच्छे से, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस जो होती है उसी को तो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये रियलिटी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। खैर ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे एक्स की जगह, थीटा की जगह ये वैल्यू रखोगे, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, मैच कर लेना, 1.39 × 10⁻9 मीटर। तो सन का इतना बड़ा डायमीटर है। ठीक है, तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं, सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब देखो जिसको ये यहाँ याद ना हो कि सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, अब बेचारा वो तो पहले फंस जाएगा, पहले वो सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने बैठेगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन तो होनेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको वो फंडे बताए थे कि भैया ये याद कर लेना कि सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक, चलो ये एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन था पैरेलैक्स के ऊपर बेस्ड। अब एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन पैरेलैक्स के ऊपर, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। मून को देखा गया अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट से, वो 2 पॉइंट कैसे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट हैं। तो देखो मैंने अर्थ अपनी बनाई, ये मेरी क्या है, ये मेरी अर्थ है, इस अर्थ पे 2 पॉइंट्स प्रेजेंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना, ए और बी। इन दोनों पॉइंट से मैंने क्या करा, मैंने इस मून को देखा, ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, ये मेरा मून है, मैंने मून को देखा यहाँ पे। ठीक, तो अर्थ के ऊपर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मून को देखा गया, और उन्होंने ये बोला कि जो एंगल उसने बनाया वो एंगल कितना बनाया, ये एंगल थीटा जो बना 1 डिग्री 54 मिनट, यानी 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल बना।
आपसे क्या बोला, गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, ये अर्थ का डायमीटर यानी ये डी की वैल्यू दे दी इसने पूरी की पूरी। तो पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो मून की अर्थ से डिस्टेंस, भाई ये तो इसे एक्स मान लो, इसे मान लो, बीच में कहीं मान लो, सारी डिस्टेंस सेम ही तो आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सारा फंडा एंगल को चेंज करने का होता है। 1 डिग्री और 54 मिनट, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, मतलब 1 डिग्री में कितने एंगल वाले मिनट होते हैं, 60 होते हैं। अब 60 मिनट तो यहाँ पे और 54 मिनट यहाँ पे, तो टोटल ये सॉल्व करके कितने हो गए, 114 मिनट, ठीक है। 114 में मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में, 2 डैश लगा दिए ना। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट, 60 और 54 114 मिनट, और 114 मिनट में मिनट को हटाने के लिए मैंने क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड आ गया। क्योंकि अब मुझे 1 सेकंड को कन्वर्ट करना आता है। 1 सेकंड में मेरे पास कितने रेडियन होते हैं, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन होते हैं, इसलिए मैंने इसे 1 सेकंड तक लेके गया। तो मैं इसे 1 सेकंड तक ले आया, तो मैंने 114 और 60 एज इट इज रखा, सेकंड को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दी, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास कैलकुलेशन इतनी आ गई रेडियन में। इतना तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन इतनी आई रेडियन में। डायमीटर आपको पता था, आपको ये डिस्टेंस निकालनी थी, तो क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी डी अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आपको डी भी पता है, थीटा भी पता है, एक्स आराम से निकाल लेना। तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, डी अपॉन थीटा आ जाएगा। डी की वैल्यू मैंने भर दी, मीटर में है, थीटा मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था। सॉल्व जब करोगे तो इतना आपके पास डिस्टेंस आएगी। ये आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है वो आप लोगों ने यहाँ पे निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन या तो आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से मिल जाएंगे जो बीच बीच में दिए हुए होते हैं, नहीं तो एक्सरसाइज में मिलेंगे ये एनसीईआरटी में जहाँ मैंने मार्क कर रखा है। द नियरेस्ट स्टार टुवर्ड्स सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। सबसे पास में जो स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में वो 4.29 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है। इतने लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है हम लोगों से। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन, ये ना इसको इन लिख लेना, हाउ मच इज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। आपको ये डिस्टेंस पार्सेक में कन्वर्ट करनी है, तो कितना आसान है। लॉजिक बताया था आप लोगों को, क्या 3.26 लाइट ईयर को मिला के एक पार्सेक बनता है। अब देखो जिसको ये याद नहीं है कि ऐसी भी कोई वैल्यू होती है तो वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बारीक से बारीक पॉइंट, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ मैंने कवर कराई है यहाँ पे, तो आपको सारी बातें अगर मेरी पढ़ाई हुई बात पता है, याद है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो क्या कहला है, 3.26 लाइट ईयर कितना होता है, 1 पार्सेक होता है। आपके पास कितना है, 4.29 लाइट ईयर है। तो 4.29 लाइट ईयर कैसे निकालोगे, 1 के नीचे 3.26 आ जाएगा, 4.29 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 1.316 पार्सेक। तो पार्सेक में हमारे पास ये आंसर आ गया। ये थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पे 1.323, तो इस पे मत जाना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोगों ने बिल्कुल ठीक निकाली है। क्योंकि इन लोगों ने क्या कर रखा होगा ये आंसर निकालने के लिए कि 1 पार्सेक को जब लाइट ईयर में कन्वर्ट किया गया होगा तो पॉइंट के बाद 4-5 प्लेस लेके कैलकुलेशन करी होगी, इसलिए ये फर्क आया है। अदरवाइज हमारा ये आंसर बहुत है और सफिशिएंट है, इसके अलावा ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा आधा पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब क्या बोला है इसने, हाउ मच, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन 2 के कंपेरिजन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार शो, कितना पैरेलैक्स शो करेगा। पैरेलैक्स शो करने का मतलब क्या है, कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल की शिफ्टिंग होगी। उस शिफ्टिंग को तो पैरेलैक्स बोला करते थे कि जब एक ऑब्जेक्ट को 2 अलग अलग लोकेशन से देखा जाता था तो उसकी थोड़ी सी शिफ्टिंग नजर आती थी कि एक जगह पे ऐसे हम लोगों ने देखा और दूसरी जगह से हम लोगों ने देखा तो कितना शिफ्ट हुआ वो नजर आया। तो उस थीटा एंगल को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। तुमसे थीटा पूछ रहा है यहाँ पे। व्हेन व्यू फ्रॉम, कहाँ से देखा गया उसको, two locations on the earth 6 months apart in its orbit around the sun। अर्थ हम लोगों ने कहाँ देखा, अर्थ के ऐसे 2 डिफरेंट लोकेशन से देखा। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसके बीच में 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तब देखो क्या गैप बोला है, तो यहाँ पे सेंटर पे सन है, अर्थ एक बार यहाँ पे है। अर्थ को पूरा राउंड मारने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 साल लगता है, यानी 12 महीने लगते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो आधा राउंड मारने में कितना लगेगा, 6 महीने लगेंगे। तो यही तो बोल रहा है कि हमने 2 ऐसी लोकेशन से देखा है उस स्टार को जो कि 6 महीने की डिस्टेंस पर हैं, है ना। यानी जब सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है तो 6 महीने का गैप का मतलब क्या है कि एक बार जब अर्थ यहाँ पे थी तब यहाँ से उस स्टार को देखा और उसके 6 महीने के बाद अर्थ कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, तब उस स्टार को देखा। तो ये 6 महीने का गैप हुआ या नहीं हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मंथ्स का गैप होने वाला है। तो इसका मतलब इन 2 पोजीशन से इसको देखा गया है। सपोज इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, इस पोजीशन का नाम बी है कि अर्थ पहले यहाँ पे थी तो इतना, अर्थ फ्री घूम के 6 महीने बाद यहाँ पे आई तो इतना,
ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी टोटल, ये उसने दे नहीं रखी है, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सोचो ज़रा, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, आपको डिफाइन कराया था। तो जब ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई तो ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो डायमीटर मेरे पास आएगा जिन दो डिफरेंट लोकेशन से मैंने देखा ना, तो डी जो आएगा वो कितना आएगा, 2AU। ये बात आपको यहाँ लिख के नहीं दी हुई है, ये आपको अपना दिमाग लगा के निकालनी है यहाँ पे, कि आप क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप डायग्राम बना पाए तो आप इसको भी निकाल लोगे। तो डी मैंने निकाल लिया कितना, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक 1AU होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस तो उसने आपको दे रखी थी ना, स्टार की डिस्टेंस कितनी थी, 4.29 लाइट ईयर्स। अभी तो 4.29 लाइट ईयर, लाइट ईयर को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पढ़ाया था, ये याद होना चाहिए, 4.96 10 की पावर 15 होता है। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू होती है। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली। अब मुझे एंगल निकालना था, तो एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी लेंथ ऑफ आर्क का काम कौन करेगा, ये डिस्टेंस, ये डायमीटर करेगा, अपॉन में रेडियस कितनी है, x है हमारे पास। ठीक, तो वैल्यू रख के जब सॉल्व करा तो थीटा कितना आया, 7.372 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो इस तरह से कैलकुलेशंस है देखो इन क्वेश्चंस में। बस बाकी कॉन्सेप्चुअली तुमने अगर डायग्राम ठीक से बनाए हैं, सब चीज़ें ठीक करी हैं, तो यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस नाप पा रहे हो। देख लो, सिर्फ कुछ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं बस, और आप आसानी से इतनी दूर दूर जो प्लैनेट होते हैं, इतनी दूर दूर जो स्टार होते हैं, उनकी डिस्टेंस जो हम एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, नासा है, इसरो है, यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो बताते हैं, तो वो लोग इसी तरह की कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, इसी तरह का मेथड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पैरेलैक्स के ऊपर बेस्ड कर लिया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब ये टर्म एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे से इस टर्म को क्लियर करा देता हूँ। बुक्स में से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनके बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन है क्या। अब देखो एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की एक तो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है ना, यानी उसकी रियल वैल्यू, और एक वो वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंट करने पे आती है। अब एक्सपेरिमेंट एक बार करा एक वैल्यू आई, 2 बार करा 2 वैल्यू आई, मान लिया मैंने 5 रीडिंग ली तो मेरे पास 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। एक मेरे पास उसकी रियल वैल्यू थी। सपोज जैसे स्मॉल जी का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्मॉल जी की हमारे पास रियल वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ की सरफेस पे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते हमारे पास 4-5 अलग अलग वैल्यू आई हमारे पास। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से कौन सी वैल्यू उस ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है ना। तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होगी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समझाऊंगा अभी। पहले जरा डेफिनेशन वाली जो बात है वो लिख देता हूँ। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू हाउ क्लोज इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। हाउ क्लोज इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा इस चीज का। एग्जाम्पल कैसे, सपोज ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, वैक्यूम में, इन वैक्यूम। ये वैल्यू सबको पता है, तो कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात करते हैं। मान लिया हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं, वी हैव 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। ये इसी वे में लिख लेना, आपको इस तरह के लॉजिक से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक्यूरेसी प्रिसिजन की आपको जहाँ भी मिलेगा बहुत कंफ्यूजिंग वे में मिलेगा, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। वी हैव 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, हमारे पास मान लिया 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। एक एक करके मान लिया, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है हमारे पास 3.1 मान लो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लो 2.6, भाई थोड़ी कम ज़्यादा ही तो माननी है बस। एक वैल्यू उसमें से मान लिया 3.2, और एक वैल्यू मान लो 2.8। ठीक
ठीक है। मान लीजिए 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई और जो हमारी ट्रू वैल्यू थी वो ये थी। तो मैंने क्या बोला, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उनमें से आपको ये छांटना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है। तो अब ये देखिए कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी। अब जरा डिफरेंस देखते हैं चारों में एक करके। यहाँ पे 2.8 है, ये 3 है, ये 0.2 कम है, ये 0.2 ज़्यादा है, ये 0.4 कम है तो बहुत पीछे है, ये 0.1 कम है। हाँ, तो ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है मेरे पास, ये वाली वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, इन चारों में से ये वैल्यू कैसी है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। यानी क्योंकि ये वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोज है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। जितनी क्लोज वो वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बोलेंगे। तो इसका मतलब एक्यूरेसी का सीधा सीधा कनेक्शन किससे हो गया, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आने वाली एरर से हो गया। जितनी छोटी, जितनी कम एरर आएगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे जैसे 0.1 का गैप है, अगर मैं कोई इस तरह से एक्सपेरिमेंट करता बहुत ध्यान से कि मेरे पास वैल्यू ऐसे आती 3.03 है ना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसी वैल्यू आती। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आती, ये वाली वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के और भी क्लोज है। भाई यहाँ तो 0.1 का गैप है, यहाँ पे 0.03 का गैप है, तो ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती, नहीं हो जाती। तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेट अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत केयरफुली करना होगा। जितना केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब केयरफुली एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि एरर कम से कम होनी चाहिए। तो आपके एक्सपेरिमेंट में जितनी कम एरर होंगी उतनी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस बात को लिख लेना। तो अगर एरर का वैल्यू जो है अमाउंट कम होगा तो हमारे पास एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इफ़ वी रिड्यूस एरर इन आवर एक्सपेरिमेंट, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में किसी तरह से एरर को कम से कम कर दें, बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करें, तो उसका मतलब क्या है, देन एक्यूरेसी जो है उस सिचुएशन में हमारी रीडिंग्स की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो एक्यूरेसी का लेना देना किसी भी एक्सपेरिमेंट में होने वाली एरर से होता है। जितनी कम एरर होगी उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्यूरेसी का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, जितनी क्लोज है उतनी एक्यूरेट है। बहुत सिंपल वर्ड था। नेक्स्ट में बात आती है प्रिसीजन की। अब भैया प्रिसीजन समझा दो, प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का मतलब, यह प्रिसीजन का लेना देना आपके एक्सपेरिमेंट की एरर से नहीं है कि हम लोगों ने कितनी एरर करी, कि हम लोगों ने ध्यान से रीडिंग नहीं ली, हम लोगों की लापरवाही थी। तो उस सिचुएशन में किसको अफेक्ट पड़ेगा, उस सिचुएशन में एक्यूरेसी पे अफेक्ट पड़ेगा। कि अगर हम लोग केयरलेसनेस के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हम लोगों ने सही से नहीं किया, कुछ हमने गड़बड़ कर दी, तो हमारी वजह से जो उसमें गड़बड़ हुई है उस वजह से उसकी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ेगा। बट प्रिसीजन पे फ़र्क जो पड़ता है वो इंस्ट्रूमेंट की खराबी से पड़ता है। प्रिसीजन में इंसान की गलती का कोई लेना देना नहीं है, उसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती है। अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है कुछ तो उससे उसकी प्रिसीजन पे फ़र्क पड़ेगा। जितना ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास मिलेगी। तो सिंपल सा इसका मतलब मैं लिख देता हूँ। बहुत सिंपल वर्ड्स आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आ चुकी है, चाहे यहाँ पे लोकल स्कूल्स में होने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे आप कहीं बाहर पढ़ते हो वहाँ पे होने वाले एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन को डिफाइन करो, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से लेना देना है ना इसका। इंस्ट्रूमेंट कैसा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख देना चाहो तो, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। नॉन फिजिकल को तो हम नाप ही नहीं सकते। टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। यानी इंस्ट्रूमेंट की किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट, ऑन लीस्ट काउंट, ठीक है, ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे थे उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है हमारी प्रिसीजन। जितना कम लीस्ट काउंट होगी उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा। दैट मीन्स अगर लीस्ट काउंट हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट की कम होती जाएगी, यानी कि लीस्ट काउंट का ऐसे मान लो प्रिसीजन से उल्टा कनेक्शन हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा।
यानी कि अगर हमारे पास हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम है तो उसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो है ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है? तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट से छोटी जो आप वैल्यू नाप सकते हो उसको उसके लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो उसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप जितनी छोटी वैल्यू नाप पाओगे वो इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसाइज होगा। अब 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। एक मीटर स्केल पड़ा था, एक वर्नियर कैलिपर पड़ा था, एक स्क्रू गेज पड़ा था। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट याद होगी, मीटर स्केल की थी 1 mm, वर्नियर कैलिपर की 0.1 mm और हमारे पास स्क्रू गेज की कितनी थी? 0.01 mm। अब बताओ कौन सा मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हुआ? तो स्क्रू गेज मोस्ट प्रिसाइज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कैसी है? बहुत कम है, तो इसलिए मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू देगा। एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, 3-4 वैल्यू में छांटने को बोलते हैं हमें। हमने लेंथ नापी सपोज करो, और वो लेंथ हमारे पास 3-4 अलग इंस्ट्रूमेंट से नापी, इतनी आई, एक बार 12 सेंटीमीटर आई। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने लेंथ नापी सपोज तो हमारे पास ये 12.1 सेंटीमीटर आई। नेक्स्ट बार हम लोगों ने लेंथ नापी, मान लिया ये 12.00 सेंटीमीटर आई। नेक्स्ट में 12.001 सेंटीमीटर आई, है ना, ऐसे ही रैंडम वैल्यू। अब सोचो ज़रा, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद आप लोग नाप ही नहीं पाए, इसका मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया था वो पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं बता सकता था। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक नाप पाए, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे नापा गया है इस वैल्यू को, वो पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक वैल्यू बता सकता था। जिस इंस्ट्रूमेंट से इस लास्ट वाली वैल्यू को नापा गया है वो पॉइंट के 3 प्लेस तक वैल्यू बता सकता था। तो इसका मतलब सबसे कम लीस्ट काउंट किसकी आएगी? 4th वाले की आएगी। अगर 4th वाले की लीस्ट काउंट सबसे छोटी आएगी, क्यों? लीस्ट काउंट सबसे छोटी तभी तो होती है पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट तक तुम नाप पा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसका मतलब उतनी ही कम छोटी लीस्ट काउंट है। पॉइंट के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट 2 प्लेस तक बताता है, कोई इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद 8 प्लेस तक बताता है वैल्यू। तो जो पॉइंट के बाद 8 प्लेस तक बताता है उसकी लीस्ट काउंट उतनी कम होगी, और लीस्ट काउंट कम होती है तो बेहतर इंस्ट्रूमेंट होता है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये चारों में से ये वाली वैल्यू हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हुई। फ़र्क समझ में आ रहा है प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में? तो एक्यूरेसी में चेक करने के लिए आपको ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो चेक करोगे कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। ट्रू वैल्यू पता ही नहीं तो एक्यूरेसी का कोई मतलब ही नहीं है। एक्यूरेसी कम मतलब ज़्यादा होगी कम होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये ह्यूमन एरर पर डिपेंड करता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हुए एरर कितनी करते हैं। जितनी कम एरर करेंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। प्रिसीजन का लेना देना किससे है? प्रिसीजन का लेना देना इंस्ट्रूमेंट से है। इंस्ट्रूमेंट जितना एक्यूरेट होगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब जितना प्रिसाइज होगा, जितना छोटी वैल्यू नाप पाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है ना? तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ अगर कुछ होती है तो वो उसकी प्रिसीजन पे फ़र्क पड़ता है। तो जितना लीस्ट काउंट पर, जितना कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट उतनी बेटर प्रिसीजन वाली वैल्यू देगा आपको। तो पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा प्लेस तक कोई वैल्यू नापी जाती है वो उतनी ही प्रिसाइज होती है। ठीक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो नहीं है, एग्जाम्पलर में है। पूछा क्या है फर्स्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। अब मोस्ट प्रिसाइज चेक करना है तो भैया लीस्ट काउंट चेक करनी पड़ेगी। जिसकी लीस्ट काउंट सबसे छोटी आएगी वो मोस्ट प्रिसाइज हो जाएगी। इसकी लीस्ट काउंट कितनी आएगी? 5.00 किलोमीटर है, तो उसका मतलब ये छोटे से छोटी कितनी वैल्यू नाप सकता था? 0.01 किलोमीटर। पॉइंट के बाद 2 प्लेस ही तो है। यहाँ पे कितनी नाप सकता था ये? 0.01 मीटर। ये कितनी नाप सकता था? 0.01 सेंटीमीटर। ये 0.01 मिलीमीटर। अब मुझे बताओ, मैंने सबकी लीस्ट काउंट लिख दी, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापे गए थे उनकी लीस्ट काउंट ऐसे लिख दी जाती है। तो इनमें सबसे छोटी लीस्ट काउंट कौन सी है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कौन सी है भाई? सारी पॉइंट के 2 प्लेस तक हैं, तो मिलीमीटर वाली जो लीस्ट काउंट है सबसे छोटी है, यानी कि इस मिलीमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट से जिसको नापा गया होगा वो सबसे प्रिसाइज वैल्यू आएगी। तो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी हो गई? फर्स्ट वाली। ठीक है। सेकंड में क्या पूछा है? मीन लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर है, ये कोई ट्रू वैल्यू में दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट। स्टैंडर्ड वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, नापा गया 4 वैल्यू मिली, बताओ कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है? तो आपकी इस वैल्यू के सबसे पास जो होगी वो मोस्ट एक्यूरेट होगी। सबसे पास कौन सी है हमारे पास? 5.4, 0.4 का फ़र्क है। यहाँ पर भी 0.25 का फ़र्क है। यहाँ पर हमारे पास 805 है, तो 0.1 कितना आ जाएगा? 195 का फ़र्क है लगभग। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 0.1 का फ़र्क है। देखो इसमें तो सिर्फ 0.1 का फ़र्क है, 0.1 सेंटीमीटर का। इसमें मैं 5 सेंटीमीटर से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना फ़र्क है? यहाँ पे है 0.195 सेंटीमीटर का फ़र्क है। ठीक है। इसमें कितना फ़र्क है? 0.25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है? 0.4 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब चारों में दिमाग लगा लो, सबसे कम फ़र्क कहाँ पे है? तो सबसे कम फ़र्क इस वाली में है, 0.1 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है ये क्या हो गई? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो गई। तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू छांटना सबसे आसान हो गया। आपकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट आप छांटना चाहते हो, आपको ये देखना है कि वो वैल्यू की
ये जो ट्रू वैल्यू है उसका कितना क्लोज है। जितनी क्लोजर वैल्यू आपको मिल जाए उतनी ही एक्यूरेट होगी। और प्रेसिजन के लिए क्या देखना है, सिंपल सा लीस्ट काउंट निकाल लो। जितनी छोटी लीस्ट काउंट आएगी यानी वो इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम नाप पाएगा उतनी ही बढ़िया उसका प्रेसिजन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये वाली कहानी बता दी पूरी की पूरी। अब होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये वाला, एक सिंगल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वाला है करना है। पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है, डायमीटर पूछा है, चीज़ों को चेंज कर लेना। लाइक मिलियन किलोमीटर है तो मिलियन तो आपको पता है ना क्या होता है, 10⁻6 होता है। किलोमीटर क्या होता है, 10⁻3 होता है। तो मिलियन किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻9 से कर लोगे ना मल्टीप्लाई, तो आराम से खत्म हो जाएगी बात। यहाँ पे 35.72 सेकेंड है और एक सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं आपको याद होना चाहिए, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होते हैं। तो सॉल्व करना अपना प्रॉपर वे में डायग्राम बना के, तो आराम से क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा का सारा जो बेसिक था इस चैप्टर के अंदर मेजरमेंट का, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, सब कुछ जितना भी था सब कवर कर लिया। जो लेंथ वाली बात थी, लेंथ वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी था, उसमें हमारे पास ये मेथड बचा हुआ था पैरेलैक्स वाला। तो पैरेलैक्स मेथड जो एक इनडायरेक्ट मेथड है, ध्यान रखना किस चीज़ के लिए, लार्ज डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो आज कंप्लीट करके समझा दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में, जहाँ पे बहुत डाउट होता है बच्चों को। तो एक क्लैरिटी के साथ आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन में मीनिंग जो है मैंने आपको क्लियर करा दिया है। स्टिल कोई डाउट होंगे तो मुझसे पूछ लेना। इसके बाद अब हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ क्या बचा है, एरर वाला टॉपिक बचा है। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो वहाँ से एरर पढ़ना शुरू करेंगे और लगभग आप मान के चलो 2 या 3 क्लास में हमारी वो एरर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम जब लोगों ने पढ़ लिया और आगे की जब चीज़ें पढ़ेंगे, यूनिट मेजरमेंट तो अब खत्म होने वाला है एरर के बाद। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा काइनेमैटिक्स, जहाँ से आपके पास जो अपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था ना मोशन वाला, तो वो वाली बातें स्टार्ट होंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उस तरह की चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 3 से फिर शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में बस हमारा एरर बचा, बाकी सब कुछ हमने कवर कर लिया। ठीक है ना।